एसबीआई लाइव स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं विश्व मोहन। शुरुआत कर लेते हैं मुनाफे की मंडी की और सबसे पहले इस वक्त की देख लेते हैं न्यूज हेडलाइंस। चलिए, मुनाफे की मंडी में सबसे पहले बात करेंगे हम सोने और चांदी की, जहां पर दिन के निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी दिख रही है। सोना देखिए 1,13,750 के बेहद करीब है। शुरुआती गिरावट पूरी तरह से गायब होती दिख रही है, अब सपाट दिख रहा है सोने का वायदा। चांदी में तेजी लौट आई है, चांदी वापस से 1,35,200 रुपए के ऊपर आ चुकी है। तो ये है नॉन एग्री मार्केट में ये दो बड़े एक्शन। नॉन एग्री में इसके अलावा देखिए तो कच्चा तेल एमसीएक्स पर करीब आधे % की तेजी दिखा रहा है। निकेल 1% से ज्यादा की तेजी दिखा रहा है। जिंक, कॉपर, एल्युमिनियम में हल्की तेजी के साथ कारोबार यहां पर हो रहा है। लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं चांदी के साथ, क्योंकि चांदी काफी ज्यादा मजबूत दिख रही है। हर गिरावट पर यहां पे बायर्स लौट कर आ रहे हैं। क्या ऐसा हो गया है चांदी में, यही समझते हैं। हमारे साथ दो मेहमान हैं जो आज आपकी मदद करेंगे। अंकित कपूर हैं, कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज के फाउंडर हैं, और साथ ही दिनेश सोमानी हैं, प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज से। अब दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अंकित जी, चांदी पर बताइए, क्या लग रहा है? चांदी काफी मजबूत नजर आ रही है। शुरुआत में थोड़ी नरमी थी, वो नरमी गायब हो चुकी है, अब क्या करें सर? नमस्कार विष्णु जी। नमस्कार। ओवरऑल ट्रेंड देखें तो ग्लोबल सिनेरियो जिस तरह से टेंस बना हुआ है, कहीं पे भी रुकावट की देर नहीं है। 1,35,000 को क्रॉस कर चुकी है और अब तो ये लग रहा है कि 1,40,000 1,42,000 के लिए तैयार हो चुकी है। इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो 44.50 का रेजिस्टेंस है। अगर उसको क्रॉस करती है तो फर्दर अपसाइड रैली देखने को मिलेगी। लास्ट टाइम जब हमने आपसे बात करी थी तो यही था कि 1,30,500 का रेजिस्टेंस बना हुआ, उसके ऊपर चलेगा तो फ्रेश अपसाइड रैली देखने को मिलेगी। लेकिन इतनी जल्दी 2 से 3 दिन के अंदर 5 से 6 हजार रुपए की तेजी देखने को मिली है, तो थोड़ा सा माहौल टेंस है। लेकिन ग्लोबल सिनेरियो जो बना हुआ है, जैसा कि हमने देखा कल यूएस के अंदर, यूएन के अंदर जो डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट्स दिए हैं, उसके बाद जो फेड पॉवल ने स्टेटमेंट्स दिए हैं, उसके कारण कहीं ना कहीं एक चीज तो क्लियर है कि मार्केट में अभी बहुत ज्यादा मंदी गहराती हुई नजर नहीं आएगी। और जिस तरह से ग्लोबल टेंशन बनी हुई है, जिस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरह से टैरिफ वॉर अभी और ज्यादा इंक्रीज हो सकते हैं, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कल बोला था इंडिया और चाइना के ऊपर। अगर इंडिया के ऊपर करा तो फिर भी एक टेंस रहेगा, लेकिन चाइना के ऊपर अगर टैरिफ बढ़ाते हैं तो मुझे लगता है कि गोल्ड प्राइसेस, सिल्वर प्राइसेस के अंदर एक बड़ा अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है और ये $48-49 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो ये नजरिया चांदी को लेकर आपके लिए है। ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। हमारे जितने भी एक्सपर्ट सुबह से आ रहे हैं उनका यही कहना है कि अभी शॉर्ट करने से बचें अगर आप ट्रेडर हैं तो, या अगर रिस्क एपेटाइट आपकी कम है तो दूर रहें, ज्यादा बेहतर है। आप बताइए दिनेश जी, आपकी राय चांदी पर? जी विश्वमोहन जी, मंडे की एक बड़ी तेजी के बाद में ट्यूसडे में थोड़ी सी मुनाफा वसूली हमें देखने मिली। उसमें भी गोल्ड में हमने देखा कि ऊपर में 1,14,130 के लेवल से नीचे में 1,13,400 के लेवल्स में एक बड़ा डिप हमें देखने मिला है कल शाम के सेशन में। लेकिन सिल्वर जो है अभी भी 135 के ऊपर स्ट्रॉन्ग और निरंतर सस्टेन कर रही है। तो मुझे लगता है कि सिल्वर में कहीं पर भी एक थोड़ा सा डिप मिलता है 1,34,800 1,34,900 के दरमियान, तो वहां पर निश्चित तौर से सिल्वर में खरीदारी करनी चाहिए। प्रोबेबली आज इवनिंग में हमें एक बड़ा मूव देखने मिलेगा। मेरे लिहाज से $45 भी सिल्वर आज इंटरनेशनल क्रॉस कर सकती है। और इंडियन मार्केट में 1,36,800 से 1,38,000 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। तो सिल्वर एक स्ट्रॉन्ग बाय रिकमेंडेशन है और स्टॉप लॉस 1,33,800 का स्ट्रिक्टली मेंटेन करना चाहिए। ओके, तो 1,33,800 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट आप दे रहे हैं 1,35,500 से 1,36,200 का। एक बड़ी तेजी आपको चांदी में लगती है शाम के सत्र में, वो दिख भी रही है, क्योंकि जो शुरुआती नरमी थी पूरी तरह से गायब होती जा रही है। तो ये जो टारगेट है सर 1,35,500 1,36,200, ये दोनों टारगेट आज ही अचीव हो जाएंगे सर? मुझे लगता है 1,37,000 के लेवल्स भी आज ही छू सकता है कि बहुत मोमेंटम स्ट्रांग है। और निचले लेवल से जिस हिसाब से रिकवरी आई है, मुझे लगता है कि इवनिंग सेशन में 1,37 का लेवल भी ये दिखा सकता है। टारगेट आपके स्क्रीन पर अब आएंगे चांदी के, वो एक बार लेवल्स नोट कर लीजिएगा, स्टॉप लॉस भी नोट कर लीजिएगा, और एंट्री पॉइंट भी कि कहां पर आपको खरीदारी करनी है ये भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए गोल्ड की बात करते हैं। गोल्ड में भी इस तरह की तेजी है, इसी तरह के टारगेट है दिनेश जी क्या? गोल्ड में थोड़ा सा मुझे लगता है कि मोमेंटम यहां पर सुस्त हो सकता है। प्रोबेबली कहा था कि जो कल रात में जो स्टेटमेंट्स आया उसमें ये बताया था कि इंटरेस्ट रेट इतने जल्दी घटाने की आवश्यकता नहीं है, और उसी का सेटबैक गोल्ड में प्रोबेबली मिल सकता है। लेकिन मुझे लगता है कल का जो हाई था 1,14,130 का, प्रोबेबली वो हाई भी आज क्रॉस कर सकता है। थोड़ा डिप मिल रहा है तो वहां पर बाय करना चाहिए, प्रोबेबली 1,13,550 1,13,560 के आसपास।
वहां बाय करे और स्टॉप लॉस 1,13,150 का स्ट्रिक्टली मेंटेन करे, 1,14,050, और अगर ये लेवल क्रॉस करती है तो 1,14,400 का लेवल गोल्ड आज दिखा सकता है। ओके, तो यहाँ पर मोमेंटम चांदी से कम रहने की संभावना जरूर है, लेकिन यहाँ पर भी तेजी जरूर दिख रही है। बाई के साइड में ही रहें, 1,14,040 का टारगेट दे रहे हैं। एंट्री पॉइंट अहम होता है, एसएल भी अहम होता है कमोडिटी में अगर आपको ट्रेड करना है तो। आप बताइए अंकित जी, आपकी राय गोल्ड पर? जी, मैं सोमानी जी की राय से बिल्कुल मैं सहमत हूं, क्योंकि ओवरऑल अगर देखा जाए तो लास्ट गुरुवार को जब इंटरेस्ट रेट कट हुआ था, उसके बाद में एक सिनेरियो बना था जहां से लोगों को एक्सपेक्टेशन थी कि अब यहां से गोल्ड सिल्वर वापस नीचे जाने चाहिए। लेकिन जैसे बात करी थी 1,11,000 के ऊपर चला और स्पीड में 1,14,000 के लेवल क्रॉस कर चुका है। मुझे लगता है कि अब ये लेवल्स हैं जहां पे मुझे लगता है फ्रेश ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए। तो 1,14,200 का लेवल याद रखिए, उसके ऊपर अगर जाता है तो फ्रेश बाइंग क्रिएट करेंगे। 1,13,500 का स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट 1,15,000 से 1,15,400 तक देखने को मिलेंगे। तो ये सोने और चांदी पर आप दोनों एक्सपर्ट्स की राय आ गई है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कच्चे तेल की। कच्चे तेल को लेकर अहम खबर यही है कि नाटो के साथ जिस तरह से रूस के बीच तनाव बढ़ा है, एयर स्पेस का जो मामला है वहाँ पर जो उल्लंघन देखने को मिला है, उससे लग रही है कि चिंता आगे और बढ़ेगी और बयानबाजी भी काफ़ी हो रही है। कच्चे तेल को लेकर आपकी राय दिनेश जी, क्या लग रहा है आगे की चाल किस तरह की रहेगी? हल्की तेजी दिख रही है, तेजी और एक्सटेंड हो सकती है क्या? जी बिल्कुल, 5440 का बहुत ही बढ़िया सपोर्ट ये लेता है और बार बार वहां से ऊपर घूमकर 5700-5720 के लेवल्स के आसपास आता है। कल एक बड़ा मूव हमें देखने मिला था, मुझे लगता है शायद आज फॉलो थ्रू बाइंग भी इसमें दोबारा संभव है। आई थिंक 5635 का एक बढ़िया लेवल है जहां पर खरीदारी की जा सकती है। 5715 का अपसाइड टारगेट मुझे नजर आता है और 5580 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। कोई अगर सेफर साइड चलना चाहता है तो मेरे हिसाब से 5600 की जो कॉल है वो 180-185 के आसपास बाय करना चाहिए। 165 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके 240 का टारगेट देखा जा सकता है। ओके, तो ये सलाह आपके लिए है। 5600 के स्ट्राइक की कॉल भी खरीद सकते हैं, या फिर फ्यूचर्स में जाना है तो 5715 के टारगेट के लिए आप खरीदें, 5580 का इससे लगा ले। आपकी तरफ से क्या राय है सर कच्चे तेल पर, अंकित जी? कच्चे तेल की अगर इन्वेंट्री की बात करें तो 218 से लेके 226 मिलियन बैरल तक करीब 10 इन्वेंट्रीज हमने देखी हैं, लेकिन उसके बाद में अब इन्वेंट्री के अंदर गिरावट देखने को मिली है लगातार 2 बार से, और 210 मिलियन बैरल के आसपास ये ट्रेड कर रही है। तो यहाँ पे ओवरऑल सिनेरियो की अगर बात करूं तो मुझे लग रहा है कि जो पॉजिटिव ट्रेंड है थोड़ा सा अभी और जारी रह सकता है, लेकिन 5800 5780 का एक मेजर रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो उछाला कोई भी अगर मिलता है तो 5720 तो थोड़ा सा आने का वहां पे आप बिकवाली कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 5780 का। टारगेट नीचे में वापस 5580 तक देखने को मिलेंगे। एक ये जो 5400 से लेकर 5800 की रेंज है, मुझे लगता है अभी इसी रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आएगा जब तक मार्केट में क्लैरिटी देखने को नहीं मिलती है। ओके, तो उनके जो आप टारगेट के आसपास आप बेचने की सलाह दे रहे हैं, तो कॉन्ट्रा कॉल के तौर पर इसे ना लें। वहाँ पर जो टारगेट एक रेंज हो सकता है जहाँ पर नीचे में खरीदना है और ऊपर में बेचना है 5720 पे, और उनका जो दिनेश जी की जो एसएल थी उसी के आसपास का ये इनका टारगेट भी निकल कर आ रहा है। क्रूड में उनका जो एसएल है, एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ, वो 5580 का ही था और उसी लेवल का टारगेट सेल कॉल में अंकित जी दे रहे हैं। तो टेक्निकल व्यू है, दोनों तरफ के राय निकल कर आ रही है। मैं नेचुरल गैस में बताइए पोजिशनल क्या नजरिया है आपका अंकित जी? अगर किसी को इस हफ्ते या अगले हफ्ते तक रुकना है तो एनजी की क्या कॉल होगी आपकी तरफ से? एनजी ओवरऑल अगर देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि शॉर्ट टर्म में 225 का लेवल तोड़ना चाहिए। 250 के आसपास मिल रहा है, एक अच्छी खरीदारी के लेवल बन सकते हैं। तो पोजिशनल में बोलूंगा कि तो 225 का स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे। आने वाले टाइम में 290 तक के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। नेचुरल गैस में एक गंगोत्री पैटर्न बना हुआ है वीकली चार्ट पे, काफी एक सपोर्टिव है। तो 225 का लेवल जब तक नहीं टूट रहा है तब तक मैं इसके अंदर बाय करके चलना पसंद करूंगा। ओके, बाई करके ही आप जाना पसंद करेंगे। 225 का ऐसे लगा है, पोजिशनल कॉल है, ये ध्यान रखिएगा। 290 तक का टारगेट है। आप बताइए सोमानी जी, आपकी राय क्या है एनजी पर? ये बिल्कुल 245 का सपोर्ट लेता है ये वहां पर, लेकिन 265 और 270 के आसपास रेजिस्टेंस भी फेस करता है। तो आई थिंक अभी 245 के आसपास है तो 250-51 के आसपास खरीदारी करनी चाहिए। ऊपर में 262 का लक्ष्य देखा जा सकता है और 244 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। मोमेंटम थोड़ा सा स्लो है क्योंकि सारा जो आकर्षण है गोल्ड और सिल्वर की तरफ ही सबका रुझान है। तो इसीलिए अन्य सारी कमोडिटीज अगर आप देख लो तो सारे बेस मेटल से लेके और नेचुरल गैस से लेके तो सारी कमोडिटीज पे रुझान एकदम कम सा है, वोलेटिलिटी एकदम निग्लिजिबल है। तो मेजर फोकस जो भी हाल फिलहाल है गोल्ड सिल्वर पर ही हो रहा है, इसीलिए नेचुरल गैस की मोमेंटम पे थोड़ा सा मतलब एक वोलेटिलिटी कमजोर सी है। ओके, चलिए नेचुरल गैस के बाद आज मेटल्स में जिंक तेज है, कॉपर में भी हल्की तेजी, एल्युमिनियम में मामूली तेजी है, निकल तेज नजर आ रहा है। हालांकि निकल के वॉल्यूम देखने पड़ेंगे किस तरह के हैं। आपको बेस मेटल्स में क्या पसंद आ रहा है दिनेश जी?
मुझे लगता है कॉपर ही थोड़ा सा है जो मोमेंटम इसमें दोबारा दिखा सकता है, और साथ ही साथ जिंक का लेवल मुझे थोड़ा सा आकर्षित लगता है। आई थिंक 278 टू 7850 के आसपास जिंक बाय करना चाहिए 282.50 के लग के लिए। 276 का उसमें स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। वही कॉपर मुझे लगता है कि 910 के आसपास इसको खरीदारी कर सकते हैं। 906 की स्टॉप लॉस मेंटेन करे, ऊपर में 922 तक का लेवल से दिखा सकता है। ओके, 922 का लेवल कॉपर आपको दिख रहा है। आप बताइए आपकी टॉपिक क्या है बेस मेटल्स में, अंकित जी? बेस मेटल्स की बात करें तो लास्ट टाइम जब हमने बात करी थी तो वो 895 का जो मेजर सपोर्ट बना हुआ है उसको तोड़ने में कामयाब नहीं हो रहा है और 905 के आसपास खरीदारी की राय दी थी। अब कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो गया है तो नए कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से 916 के आसपास में खरीदारी करी जा सकती है। 910 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, टारगेट 924 तक देखने को मिलेंगे। ओवरऑल सिनेरियो की बात करूं तो मुझे आने वाले टाइम में कॉपर काफी बुलिश लग रहा है। अगर 924 के ऊपर अगर ये वीकली क्लोजिंग देता है तो मुझे लगता है कि अगले 6 में से 8 महीने के अंदर 1100 के लेवल को भी टच करता हुआ नजर आएगा। ओके, तो पोजिशनली भी आपको पसंद है और शॉर्ट टर्म के लिए, इंट्राडे के लिए यहाँ पर कॉपर पर खरीदारी की राय दोनों एक्सपर्ट्स की तरफ से आ रही है। 922 के टारगेट सोमानी जी के थे और 924 के टारगेट आपके हैं। एसएल जरूर लगाइएगा, 910 का स्टॉप लॉस आपको दिया गया है। चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद नॉन एग्री मार्केट से एग्री मार्केट का रुख करेंगे और राइस को लेकर भी एक अहम खबर आपके लिए लेकर आएंगे, जहां पर कहा जा रहा है कि बासमती राइस के जीआई टैग को लेकर चिंताएं इसलिए बढ़ गई हैं कि बहुत सारे ऐसे वैरायटी के सीड्स, हाइब्रिड वैरायटी के सीड्स जो जीआई टैग वाले इलाके हैं वहां पर भी जाने का खतरा है। इससे क्या असर होगा बाजार के लिहाज से, ये समझेंगे। हमारे साथ प्रेम गर्ग साहब होंगे। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत और आप देख रहे हैं मुनाफे की मंडी। और अब बात कर लेते हैं राइस मार्केट को लेकर। एक खबर ये आ रही है बासमती राइस को लेकर कि बासमती का जीआई स्टेटस खतरे में है। वो इसलिए खतरे में है कि हाइब्रिड सीड्स का मार्केट काफ़ी बड़ा होता जा रहा है और वो सीड्स जो जीआई टैग वाले इलाके में उधर भी एंट्री कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सख्त नियम नहीं है वो सीड्स की एंट्री को लेकर। तो लग रहा है कि कहीं उन इलाकों में भी इन सीड्स की एंट्री ना हो जाए, इसको लेकर डर लग रहा है। इस खबर को और बारीकियों से समझते हैं। हमारे साथ IREF के नेशनल प्रेसिडेंट प्रेम गर्ग साहब है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला है। सर, कितनी बड़ी ये चिंता है? क्या वाकई चिंता करने की बात है या ज़्यादा चिंता नहीं है इससे? मैं इसके ऊपर थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा आपको। इंडियन राइस एक्सपोर्टर फेडरेशन जो IREF है, बासमती की पवित्रता और जीआई स्टेटस को लेकर गहरी चिंता व्यक्त करती है। और बासमती सिर्फ एक अनाज नहीं बल्कि भारत की धरोहर है और गौरव है, जिसे विश्व भर में इसकी खास खुशबू, पकने की गुणवत्ता और लंबे दाने के लिए जाना जाता है। हम साफ कहना चाहते हैं कि बीज की शुद्धता ही GI की नींव है। अगर बीज में मिलावट होगी तो किसान की आमदनी, निर्यातकों की साख और भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को नुकसान होगा। तथाकथित ताज हाइब्रिड IET 28579 को IARI और IIRR और BEDF जैसी संस्थाओं ने कई बार रिजेक्ट किया है, क्योंकि इसकी गुणवत्ता बासमती के मानकों पर खरी नहीं उतरती है। गैर GI राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान में बासमती बीज की अवैध बिक्री न सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि GI स्टेटस के खिलाफ भी है। IRF ने सरकार से मांग करता है कि ऐसे अप्रूव या ऐसे इनको अप्रूव ना किया जाए। हाइब्रिड बीज की तुरंत बिक्री रोकी जाए, बीज वितरण पर कड़ा नियंत्रण और निगरानी की जाए, किसानों और निर्यातकों को इस तरह की भ्रामक गतिविधियों से बचाया जाए। बासमती चावल की जो बासमती भारत की राष्ट्रीय शान, किसानों की आजीविका और ग्लोबल ब्रांड वैल्यू का प्रतीक है। IRF इस धरोहर को सुरक्षित रखने और पूरी दुनिया में इसकी साख बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। तो हम इसको बिल्कुल वरीड हैं और हम चाहते हैं कि भी ये बिल्कुल भी इसको इंप्लीमेंट ना किया जाए और गवर्नमेंट इसके साथ सख्ती से पेश आए। कि अगर आप उस इलाके में एंट्री करती है जहां पर जीआई टैग मिला हुआ है तो जीआई टैग पे खतरा यहां पर आ सकता है। कहा यह जा रहा है कि हैदराबाद की शक्ति सीड्स ने ताज हाइब्रिड नाम से बासमती की वैरायटी पेश की है और इससे भारत के सीड कानून की जो कमजोरियां हैं वो इससे साफ दिख रही है। अप्रूव न होने के बावजूद बासमती बीज बाजार में पहुंच रहे हैं, ये एक बड़ी चिंता है जिसकी चर्चा कर रहे थे प्रेम सर। सर, वैसे अब आउटलुक क्या है सर? बासमती मार्केट में आप आ गए हैं तो प्राइस का भी बता दीजिए। बासमती का प्राइस का क्या हालचाल है और आगे को लेकर आप क्या ट्रेंड देख रहे हैं? देखिए, ट्रेंड जो है बासमती राइस का अभी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि अभी जैसे पंजाब के अंदर क्रॉप का खराब होने का काफी था, पर वो क्रॉप जो है 5-6% के ऊपर ही आकर रुक गई है। और बासमती के प्राइसेस, क्योंकि अब नया सीजन आने वाला है और
काफी कंट्रियों की उम्मीद है, जैसे कि अभी BIRC भी होने जा रहा है जिसके अंदर हजारों के करीब बायर्स आ रहे हैं। तो लगता है कि बासमती का इस साल हमारे को एक्स्ट्रा 1 मिलियन टन की नई मार्केट्स मिलेंगी और बासमती के ऊपर हम काफी बिजनेस कर पाएंगे। और बासमती के प्राइसेस जो हैं जितने अभी चल रहे हैं, इससे नीचे जाने की अभी उम्मीद नहीं है। और इसके अंदर कहीं ना कहीं प्राइसेस में 50 से $100 की तेजी आ सकती है बासमती राइस के ऊपर हम बात करें। बाकी यदि नॉन बासमती की बात करते हैं तो आज नॉन बासमती पर थोड़ा सा दबाव है वर्ल्ड वाइड, क्योंकि आज म्यांमार ने काफी प्राइसेस अपने गिरा दिए हैं। म्यांमार के अंदर आज 100% ब्रोकन राइस $260 FOB बिकने लगा है, जो कि इंडिया का आज के दिन भी $340 $335 100% ब्रोकन की मार्केट है। और जैसे दूसरे राइस की बात करें, पारबॉइल्ड राइस, तो पारबॉइल्ड राइस के अंदर आज हम लोग $340 के अंदर 5% ब्रोकन पारबॉइल्ड FOB बेच रहे हैं। और जो कि दूसरी थाईलैंड जो हमारा मेन कंपटीटर है पारबॉइल्ड के अंदर, वो लोग भी आज 360 355 और इवन 345 तक भी बेचने को तैयार बैठे हुए हैं। तो ये एक बड़ा एक कंपटीशन है, पर मेरे को लगता नहीं है कि हमारे को भारत को डरने की जरूरत है इससे, क्योंकि भारत की तरफ सभी बायर्स का रुख है और बायर्स के जो एक्सपोर्टर्स हैं काफी संपन्न इस मामले में है कि वो अपनी मार्केटिंग कर पा रहे हैं अच्छे से। और पूरे अफ्रीका के अंदर और पूरे यूरोपियन या मिडिल ईस्ट के अंदर मैक्सिमम मार्केट को कैप्चर कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से प्राइस यहाँ से $10 से $15 मैक्सिमम और टूट सकते हैं नॉन बासमती में, इसके बाद कहीं टूटने की गुंजाइश नहीं है। और गवर्नमेंट से उम्मीद है कि गवर्नमेंट के पास जैसे एक्सेस क्रॉप है और जैसे एक्सेस स्टॉक्स हैं, तो मेरी गवर्नमेंट के साथ रिक्वेस्ट यही है, इसको जल्दी से जल्दी एक्सपोर्टर्स को देने का कुछ सोल्यूशन किया जाए जिससे एक्सपोर्टर्स को मैक्सिमम कर पाए, क्योंकि अदरवाइज इस गैप को दूसरी कंट्री ने भरा तो हम लोग इस मार्केट को लूज कर जाएंगे। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला और ये एक अहम मुद्दा था बासमती को लेकर और साथ ही प्राइस को लेकर भी आपने बता दिया। आपको लग रहा है कि बासमती के प्राइसेस में आगे सुधार देखने को मिलेंगे, लेकिन नॉन बासमती के प्राइस कुछ समय अभी आपको लग रहा है कि दबाव में रह सकते हैं। शुक्रिया सर। चलिए आगे बढ़ते, एक और अहम खबर आ रही है कि यूपी और गुजरात में खरीफ फसलों की खरीद को सरकार से मंजूरी मिल गई है। सरकार ने यूपी और गुजरात में दलहन और तिलहन इन दोनों फसलों की खरीद की मंजूरी दे दी है। अरहर, उड़द, मूंग, मूंगफली, सोयाबीन और तिल की होगी खरीदारी और मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर यह खरीदारी किए जाएंगे। और कृषि मंत्री की तरफ से यह भी कहा गया है कि अरहर और उड़द का 100% उत्पादन किसानों से खरीदा जाएगा। वहीं मूंग, तिल, सोयाबीन और मूंगफली पर 25% का कैप लागू होगा और ये जो खरीद होगी ये PM आशा योजना के तहत होगी। तो एक अहम अपडेट है और अच्छी खबर है, ये शुरुआत अब हो चुकी है, अब इसका दायरा बढ़ेगा और ये सरकार की तरफ से कहा गया है कि जो अरहर और उड़द का 100% किसानों से खरीदा जाएगा। ये अच्छी बात है ताकि किसानों को सपोर्ट मिले, क्योंकि हाल के दिनों में हमने देखा था पीली मटर के भारी इंपोर्ट से यहाँ पर दलहन की कीमतों पर दबाव दिख रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं वायदा बाजार के लिहाज से आज आपको क्या करना है। सोमानी जी, हल्दी में बताइए, हल्दी को लेकर क्या खबर आ रही है आपके पास? हल्दी को लेकर कहा जा रहा है कि मराठवाड़ा में फसलों को काफी नुकसान हुआ है और वहाँ की जो मिट्टी है, कल ग्राउंड पे बात हो रही थी, वो पानी को बहुत जल्दी सोखती नहीं है और गुजरात और जो सितंबर की बारिश हुई है इससे नुकसान ज्यादा होने की खबर है। आपके पास क्या जानकारी है सर हल्दी को लेकर? जी बिल्कुल विश्व मोहन जी, हम अक्टूबर को अप्रोच कर रहे हैं और बारिश है कि ऐसा लग रहा है जैसे जून और जुलाई की बारिश होती है। निरंतर इतनी ज्यादा बारिश से फसल को निश्चित तौर से नुकसान है, लेकिन सोइंग जो है ये बहुत ज्यादा बढ़कर है और सोइंग के चलते, इतनी बड़ी सोइंग के चलते सामने नया कोई खरीदार या स्टॉकिस्ट नहीं आ रहा है। सब अपना माल ऑफलोड करने की चिंता में लगे हैं। साथ ही साथ वायदा बाजार भी इसमें कुछ सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल सेंटिमेंट थोड़े से डाउन है कि एक बार लेवल निकल के 13,800 के ऊपर की सस्टेन करता है तो फिर नया कोई फ्रेश रैली निकल के आ सकता है। डाउनसाइड मुझे लगता है कि एक 12,800 के ऊपर अगर कहीं निकल कर आता है तो एक नई फ्रेश रैली निकल कर आ सकती है। और डाउनसाइड मुझे लगता है कि मैं सिल्वर के भाव बता दिया, 11,800 का लेवल है डाउनसाइड में सपोर्ट में। 11,800 का लेवल अगर ब्रीच करता है तो इसमें मंदी गहरा सकती है। ओवरऑल अगर सेंटिमेंट की बात करूं तो 11,800 12,800 ये रेंज, ये दायरा मेंटेन करता हुआ नजर आता है। ओके, 11,800 से 12,800, 1,000 रुपए का दायरा आपको हल्दी में दिख रहा है और आज के सत्र में तेजी भी दिख रही है। फसल को काफी नुकसान हुआ है, लेकिन वायदा
क्लियर यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं है हल्दी का, क्योंकि हल्दी के मार्केट मंडियों में आप देखेंगे तो 14,000 के आसपास चल रहे हैं और कहा जा रहा है कि ईल्ड को काफ़ी ज़्यादा नुकसान इन इलाकों में हो सकता है। और 40% मराठवाड़ा के ही एरिया में देश की हल्दी का उत्पादन होता है। ऐसे में अगर वहाँ पर फसलें अगर ख़राब होती है तो ओवरऑल उत्पादन पर असर होगा। और हल्दी को लेकर एक बात और कही जा रही है कि जो वायदा बाजार में जो पोजीशन है उसमें 94% जो पोजीशन है वो टॉप 10 ट्रेडर्स के ही पास है। तो 10 ट्रेडर कैसे बाजार को चला रहे हैं, ये एक सवाल उठ रहे हैं और उससे लग रहा है कि क्या वायदा हाजिर के हिसाब से चल रहा है कि नहीं, इस पर भी सवाल है। इसी नोट पर आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया करेंगे। जाने से पहले दिनेश जी, कोई डिस्क्लेमर, जो भी राय दी आपने? जी बिल्कुल, मेटल्स और नॉन एग्री में जो मैंने कॉल्स दे रखी है प्रोबेबली मेरे क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेड है और probably इनकी पोजीशंस भी है इसमें। पर्सनल मैं कोई पोजीशन होल्ड नहीं करता हूं। ओके, अंकित जी आपकी तरफ से क्या डिस्क्लेमर है सर? जी, मार्केट में मेरी कोई भी पोजीशन नहीं है। हम लोग कॉल्स प्रोवाइड करते हैं, ट्रेडर्स की पोजीशन हो सकती है। प्लीज स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड करें और अपने एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलें। बिल्कुल सही बात है। शुक्रिया सर आप दोनों मेहमानों का, आप लोगों ने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। मुनाफे की मंडी को यहीं समेटते हैं। ब्रेक के बाद इक्विटी मार्केट का रुख करेंगे। वहां देखें तो निफ्टी करीब 100 अंक कमजोर है। 25,075 के लेवल पे निफ्टी बैंक की गिरावट बढ़ी है। इस दौरान 400 अंक निफ्टी बैंक कमजोर हुआ है। बाजार का क्या हालचाल है, वायदा बाजार में क्या हो रहा है, पूरी डिटेल्स आपके लिए लेकर आएंगे एफएमओ जंक्शन में। जल्द लौटते हैं।